वेल माय बॉय, हम लोगों ने डायमेंशन पर बहुत सारा काम कर लिया है। इसके सभी एप्लीकेशंस को प्रॉपरली हम लोगों ने स्टडी किया। सबसे पहला एप्लीकेशन था हमारा कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बेस पर जाकर के उसको ऑब्जर्व करके फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिख सकते हैं। दूसरा था कि किसी भी फिजिक्स में दिए गए इक्वेशन के करेक्टनेस की जांच करने के लिए भी डायमेंशन की मेथड का यूज कर सकते हैं। उसमें हमने आपको ये बात बताई थी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है एक प्रोसीड्योर है जिसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल वी जस्ट यूज द सेकेंड एप्लीकेशन और किसी भी फार्मूला के करेक्टनेस की जांच कर सकते। ये बात डिस्कस हो गई थी। उसके बाद हमने आपको बताई थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को अगर कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के लिए, तो इसमें भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। और वो भी मैंने कहा था एक फार्मूला होता है N1U1 इक्वल टू N2U2, काफी डिटेल में बात हुई थी उस पर। एंड द लास्ट एप्लीकेशन की फिजिकल क्वांटिटी के एमोंग रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन की मेथड का यूज करते हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारे एग्जांपल्स भी शेयर किए थे हमने आपके साथ। जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू mv²/r है, मतलब मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे वो अगर डिपेंड करता है, तो कैसे डायमेंशनल एनालिसिस ये रिलेशन लाने में हमारी हेल्प करता है। ये सब चीजें हो गई थी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज भी हम लोग इस पर बातें करने वाले हैं। कुछ नीट के क्वेश्चंस वगैरह शेयर करेंगे हम आपसे। और इसके अलावा जो आज फाइनल थ्योरी का लेक्चर है वो कि डायमेंशनल एप्लीकेशंस को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन कहाँ किन किन स्टेप्स पे डायमेंशन फेल्योर कर जाता है, कहाँ डायमेंशन हमारा हेल्प नहीं कर पाता, उन चीजों को भी आज हम लोग देखेंगे। जो कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी आते हैं और उसे जो टॉपिक हम लोग देते हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एप्लीकेशन। यही थ्योरी है और इसी को हम लोग आज शेयर करने वाले हैं। वो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एप्लीकेशन। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एप्लीकेशन, ये हमारा फाइनल थ्योरी है। डायमेंशनल एप्लीकेशन का जो लिमिटेशन है किन किन स्टेप पर, और ये सब हम लोगों के सामने से पास आउट हुआ है। हम लोगों ने केयर नहीं किया। हम जान करके आपको ये चांस के लिए रखे हुए थे कि हमारा अगला जो है मतलब स्टेप है उसमें कोई तकलीफ ना है और आपको भी चीजें समझ में आए। तो अब देखिए, सबसे पहला सब कुछ आपको पता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फेल्योर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैं पहले बता दूं आपको, जैसे आपने पहले एप्लीकेशन में ये देखा था कि किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को देखकर हम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिख सकते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसी एप्लीकेशन में फेल्योर भी है कि हमने अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है तो यूनिट किस सिस्टम का होगा ये डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताता। मैं फॉर द एग्जांपल में बताता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी can't be decided in डायमेंशनल एप्लीकेशन। ये आपको तुरंत एकदम एक सेकंड में बातें समझ में आ जाएगी कि डायमेंशनल एप्लीकेशन में यूनिट का डिसीजन करना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए दिस इज ml t टू द पावर -2। आपको भी पता है कि ये डायमेंशन किसका है, ये डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का।
अब अगर मैं इसके यूनिट लिखूं इसको देख करके, तो मैं ये भी लिख सकता हूं दिस शुड बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी आल्सो कैन राइट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बोथ आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स, बोथ आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स, नो डाउट. बट अगर डायमेंशनल फार्मूला के आधार पर मैं कहूं कि ये यूनिट ही प्रॉपर है, वी डू नो दिस इज फ्रॉम एसआई सिस्टम एंड दिस इज फ्रॉम सीजीएस सिस्टम. सो व्हिच वन इज द सिस्टम दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ये डिसीजन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ये एसआई सिस्टम से है या सीजीएस सिस्टम से है या और किसी दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से. ये पहला फेल्योर था, एकदम बिल्कुल छोटी सी बात है, आप उसको समझे, लेकिन इंपॉर्टेंट है. बात छोटी है बट दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट नोट इट. एंड द एप्लीकेशन फेल्योर नंबर 2, सब कुछ आपको पता है. मैंने आपको ये बात कही थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो कभी कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशनल फार्मूला हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, mL2T⁻². सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, सेम डायमेंशनल फार्मूला. यंग्स मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, सेम डायमेंशनल फार्मूला. तो डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर जाकर के ऐसे कंडीशन में जब मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल है. तो ये बात है कि समटाइम्स मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, more than one physical quantities have same dimensional formula. And we can't predict the proper one on डायमेंशनल एनालिसिस. नहीं कर सकते. डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर जाकर के किसी एक को हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते. आप बताइए ना कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इस तीनों के पास में जो डायमेंशन है वो सेम है, mL2T⁻². तीनों का डायमेंशनल फार्मूला यही होता है. क्या मैं बताऊं आप, क्या वी कैन से कि अगर मुझे ये डायमेंशनल फार्मूला दे दिया जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर जाकर के मैं ये प्रॉपर ये कह सकूं कि नहीं ये वर्क का ही डायमेंशन है, तो एनर्जी वाले हल्ला करेंगे, टॉर्क वाले हल्ला करेंगे, नहीं ये तो मेरा भी है. तो डायमेंशनल एनालिसिस में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं किस तरह से इसको बताऊं कि ये वर्क के लिए ही प्रॉपरली अभी यूज हो रहा है, ये एनर्जी के लिए यूज हो रहा है, ये टॉर्क के लिए यूज हो रहा है. तो ये कभी पॉसिबल नहीं है. बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर हो रही है बातें. कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. डायमेंशन का सेकंड फेल्योर भी हम लोगों ने देखा. अब इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूं कि एक डायमेंशन के बेस में जाकर के हमने आपको कहा था कि कोई भी जो
प्रोसेस है कि जैसे मान लेते हैं कि हम फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन की बात किए थे आपसे, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपने ये देखा होगा ध्यान से कि जितने भी फॉर्मूला हमने सेलेक्ट किए थे वो सिंगल टर्म पर बेस्ड थे। जैसे F इक्वल टू एम ए, V इक्वल टू आई आर, F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने लाए हुए थे वो सभी फॉर्मूला सिंगल टर्म पर थे, और सिर्फ ऐसे ही रिलेशन को, ऐसे ही फॉर्मूला को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपको तीसरा फेल्योर है। मैं आपको यहाँ पे लिखूं, यहाँ नंबर 3rd फेल्योर में कि द रिलेशन इन फिजिक्स having single term, इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, having single term can be set up on the basis of डायमेंशनल एनालिसिस। एकदम बिल्कुल आराम से समझ में आने वाली बात है। We can easily consider, we can easily understand dimensional analysis. So dimensional analysis के बेस पर जाकर के हम लोग the relation in physics having single term can be set up on the basis of dimensional analysis। इसका मतलब था कि एक लिमिटेशन है, अगर मुझे एक से ज्यादा टर्म वाले कोई रिलेशन मिलते हैं तो हम उसको कभी भी डायमेंशन से एनालाइज नहीं कर सकते। वो फॉर्मूला, वो रिलेशन हम डायमेंशन में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल क्या है इसका, इसको रहने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, एकदम फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, आपको एकदम रियलिटी चीजें देखनी है। हम लोग कोई लेक्चर ये कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है, नेचुरल वे में हम लोग को काम करना है। तो लेट अस सी नाउ कि अगर मैं ये कहूं कि F इक्वल टू एम ए, ये डायमेंशन से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इसको हम कर सकते हैं। वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन, और हमने ला करके भी दिखाया था आपको। बट अगर कोई कहे कि मुझे V इक्वल टू U प्लस 80 डायमेंशन से एस्टेब्लिश करके दो, या S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर को डायमेंशन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही रिलेशन हमको डायमेंशनल एनालिसिस से ये इम्पॉसिबल है लाना, हम इसको नहीं ला सकते। सिंगल टर्म बेस्ड जो रिलेशन है वो कभी भी नहीं लाया जा सकता डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर जाकर के। तो ये एक तरह का फेल्योर है डायमेंशन का। तो मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, कहाँ डायमेंशन हमारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ। फिर अब आप देखें सिंगल टर्म में भी बातें कुछ हैं। वो क्या है, जैसे मान लो कि सिंगल टर्म का फॉर्मूला है हमारा, लेकिन उसमें अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल किसी भी तरह का फंक्शन इन्वॉल्व है तो वो भी डायमेंशन से कभी डिराइव नहीं किया जा सकता, जबकि डायमेंशनल एनालिसिस से उनको चेक कर सकते हैं। उसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन से डिराइव करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। जैसे देखिए 4th नंबर में वी कैन सी some relations of single term including
including different mathematical functions can't be, एकदम स्मार्ट है हम लोग, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो भी डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। आइए ना, आप देखिए, सबको आपके सामने है, कांट बी डिराइव्ड, वो भी नहीं कर सकेंगे हम लोग। सो ये क्या है, हम लोग देख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू, मैं बोलूं अगर a sin ओमेगा t, आप बता दीजिए कोई भी ऐसा है जो मेथड जिससे कि आप डायमेंशन को, मतलब आप इसको डिराइव कर सकते हैं, वो समझ नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन है ये कहां से ला के देंगे, लेकिन डायमेंशन से चेक तो कर सकते हैं इसको, अगर इट इज राइट और रॉन्ग कैन बी चेक आउट। सो ये भी हमारे डायमेंशन का एक फेल्योर है। फिर आप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट में क्या है वो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये 5th एप्लीकेशन है। अब देखिए, जैसे कोई भी रिलेशन, हाँ एक बात और है, कहते हैं द फॉर्मूला having single terms, the formula having single term including some dimensionless constants, यहां पर भी बीमारी आ गई, dimensionless constant can't be obtained, कहां से लाके देगा? आपको तो मैंने पहले ही बताया कि डायमेंशन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। obtained can't be obtained by डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस से वो भी नहीं ला सकते आप, डायमेंशनल एनालिसिस से आप वो भी नहीं ला सकते। सो दिस इज आल्सो, मैं बता रहा हूं ना, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर f इक्वल टू 6 पाई, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था ईटा आर बी। अब आप बताइए कि जो कांस्टेंट है इसको हमने के शो किया था और मैंने सिखा दिखा था कि एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पर जाकर के हम ये 6 पाई की बात करते जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन से कभी भी डिराइव नहीं किया जा सकते। आप देखो, जैसे हमने पेंडुलम का कहा था कि √L/G, ये भी फॉर्मूला है हमारा, जहां के का वैल्यू आपको मतलब एक्सपेरिमेंटली जाकर के हम लोग देखते हैं के का वैल्यू एक्चुअली 2 पाई होता है, लेकिन ये कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से हम डिराइव करके नहीं दे सकते। दिस इज आल्सो द फेल्योर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड वी आर अनेबल टू just set up the value of k as 2 pi, here is k equal to 6 pi, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती है, तो हम लोग उसको डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर जाकर के कभी भी नहीं अचीव कर सकते। सो दिस इज आल्सो द फेल्योर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपको सिंगल टर्म की और एक बात बताते हैं, जैसे आपने और ये देखना है कि मैकेनिक्स में जितने भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने देखे, दे ऑल आर डिपेंडिंग अपॉन द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम। ये आपने अब तक केयर नहीं किया होगा, बट वी मस्ट केयर कि जितने रिलेशंस हैं वो सभी इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बेस्ड हैं। तो कहता है कि जब कभी भी हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे रिलेशंस को सेटअप करें, तो कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 से ज्यादा सिंगल टर्म का हो, अगर कोई फार्मूला सिंगल टर्म का है, लेकिन अगर वो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो उसको भी डायमेंशनल एनालिसिस से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यू प्लीज नोट इट। जैसे मैं कह रहा हूं कि
टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। हाँ, जैसे यहां लिखता हूं मैं 6 नंबर में, दिस इज नंबर 6, द फार्मूला विथ सिंगल टर्म, द फार्मूला विथ सिंगल टर्म but depending upon more than 3 physical quantities, 3 physical quantities। ये तो अब आपको भी धीरे धीरे लिटरेचर पर पकड़ होनी चाहिए। कांट बी डेराइव्ड, ये कभी भी कांट बी, इसको भी डायमेंशन से हम डेराइव नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए किसी भी कंपाउंड पेंडुलम का, जैसे मान लो ये पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये एल है और ये ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इसका सपोर्ट हो गया। कंपाउंड पेंडुलम मतलब रिजिड बॉडी टाइप का ये है। तो अगर किसी कंपाउंड, जैसे कंपाउंड पेंडुलम आप समझो, जैसे मान लो किसी बुक को आप ऐसे एक सपोर्ट के थ्रू आप ऑसिलेट करवा, दैट इज रिजिड बॉडी का जो ऑसिलेशन है वो कंटिन्यूअस बॉडी का, बड़े साइज के बॉडी का, उसी को हम लोग कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्म देते हैं फिजिक्स में। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I बाई mgl। अब ध्यान देने वाली बात है कि I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मास, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड l बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम। हेयर क्या है, यहां पर I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m बोले तो मास, g पता है ये है एक्सीलरेशन एंड l जो है वो लेंथ है। अब ये देखो, जब कभी भी मैं इसे डिराइव करना चाहूंगा तो हम 4 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है। सो वी विल बी हैविंग 4 powers, I to the power suppose a, m to the power suppose b, g to the power c, l to the power d. So we will be having 4 unknowns a, b, c and d. But when we start the expression, next step जब हम लोग शुरू करेंगे तो हमारे पास 3 ही इक्वेशंस आएंगे। बिकॉज मास के बेस पावर को इक्वेट करेंगे, लेंथ के पावर को इक्वेट करेंगे, टाइम के पावर को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन तो 3 आएंगे, अननोन हमारे पास 4 हैं। और ऐसे कंडीशंस में हमारे पास सभी अननोन्स के रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, और अगर सभी अननोन के रिजल्ट नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, वो रिलेशन नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा हमारा। सो उस तरह से भी कहना है कि सिंगल टर्म में भी जाकर के कभी आप ये मत समझना कि मैं कंफर्मली ये काम कर दूंगा। सो दिस इज ऑल्सो द फेल्यूर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कभी कभी एक आध और भी लोग लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3-4 पर डिपेंड करता है, उनमें से किसी 2 का कॉमन डायमेंशन हो जाए, सेम डायमेंशन हो जाए, सेम एक्सप्रेशन आए तो वो भी होता है। ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन जो बेसिकली चीजें हम लोगों को देखनी है वो इतनी कम नहीं है। बाकी और जो बातें हैं वो भी अपनी होती ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं ओवरऑल। आज मैंने डायमेंशन की थ्योरी ऑलमोस्ट फिनिश करी है आपके लिए। जब से आपका लेक्चर लगभग काफी टाइम दिया है मैंने आपको, इरिटेशन भी कभी कभी बच्चों को हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग चैप्टर है, पहला चैप्टर है और फिजिक्स का एकदम बिल्कुल कनेक्टिविटी देना है अभी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। छोटे छोटे सेगमेंट में लेक्चर कटे हुए हैं और बटे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगा है, कोई बात नहीं। हमें फिजिक्स सीखना है। अभी हर हमेशा एक दो बच्चों के फोन आते रहते, सर हमको फिजिक्स में ये परेशानी, फिजिक्स में सब तो होता है, फिजिक्स नहीं सब तो होता है, फिजिक्स नहीं। भाई साहब, इंसान अगर कोई बीमार पड़ता है और जब डॉक्टर के पास आप जाते हो
तो आपकी दवाइयां आपको लिखी जाती है एंड वो दवाइयां जब प्रॉपर डोज कंप्लीटली आप नहीं लेते हैं तो आप बताइए कभी भी आप स्वस्थ हो सकते हैं, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर बोलेंगे कि 21 डेज तक या 7 डेज तक आपको ये टेबलेट इतने टाइम पर खाना है तो खाना है। अगर बीच में आपने इसको छोड़ दिया तो ये बीमारी फिर से रिपीट हो जाएगी। इसलिए सब्जेक्ट यानी फिजिक्स जितना डिमांड करता है उतना आपको देना होगा। टीचर के साथ उतना समय देना होगा, सब्जेक्ट के साथ समय देना होगा, प्रॉब्लम्स के साथ देना होगा। अभी आप वीडियो लेक्चर में है तो इरिटेट नहीं होना है, आपको प्रॉपरली देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मैं आपको ब्लाइंडली बोल कर रखता हूं, आप चाहे कोई भी हो, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप जेई या नीट में रिजल्ट नहीं ले लेते हैं। अभी आप अगर कुछ भी हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप कुछ नहीं हैं। आपको मेहनत करना है, प्रॉपर वे में चलना है और खुद का साथ देना है, तब जाकर कहीं कुछ होगा। आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए जो लोग करना चाहते हैं। अगर आपने कॉपी कर लिया है, आइए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करके देता हूँ। अब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ तो आप काइंडली सीरियस होकर चीजों को सुनना कि डायमेंशन से जेई या नीट में किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। दरअसल इस पर मैं बात करूंगा आज आपसे, तो इसको मैं इरेज करता हूं और तसल्ली के साथ सुनना। 2-3 बातें जो जेई नीट के सिलेबस को प्रेफर करती है वो क्या है। बात करूं मैं जेईई नीट स्टैंडर्ड्स की। वो क्या है आप ये मानिए, डायमेंशन में मैं इसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात उनको MKSQ सिस्टम, आप समझिए। आपको लगता होगा कि ये क्या है, इसकी बात क्यों कर रहे हैं आप हमसे। आपने अब तक मैंने आपको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात बताई थी, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा MKSQ या अभी मैंने एक नीट का क्वेश्चन देखा है MKSC सिस्टम। ये दोनों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, घबराना नहीं है। MKSQ सिस्टम हो या MKSC सिस्टम हो, ये दोनों एक ही चीज है। यहां पर C कूलम्ब के लिए आया है, सवाल में शायद लिखा हुआ भी है। और अगर यहां पर Q है तो यहाँ Q चार्ज के लिए आया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये Q यहाँ पर किसके लिए, चार्ज के लिए, और C यहाँ पर किसके लिए, कूलम्ब के लिए। ये जो सिस्टम है एक तरह से एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन सेट करने वाले उन्होंने एक तरह से माना मॉडल सिस्टम, एक तरह से टेम्पोररी सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है आपको, आपके दिमाग का जजमेंट लेने के लिए, आपको ओरिएंट करने के लिए। यही सब ओरिएंटेशन होता है जो एग्जामिनेशन में कुछ नए नए तरीके से हमको पूछे जाते हैं। मैं इसका क्वेश्चन ला के दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, MKSQ सिस्टम या MKSC सिस्टम, ये दोनों एक। तो सारा चीज हम लोगों ने कर लिया है। हमने आपको सारी थ्योरी कंप्लीट करके दे दी है, जितने भी चीजें डायमेंशन में आने वाले थे सब कुछ। और मैं चूंकि आज इसका थ्योरी फाइनल हो रहा है, तो थ्योरी फाइनल हो रहा है तो उसके साथ साथ जितनी भी बातें मैंने आज आपको बताई है सब कुछ, सब सारा चीज क्लियर और अभी डिस्कस भी कर दिया मैंने। एक बार मैं फिर से इसी को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जेईई नीट के स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, इसी टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान हमें देना होगा। जैसे मान लो कि MKSQ सिस्टम की एक बात है, तो MKSQ सिस्टम, जबकि हमको पता है कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये एक तरह से मॉडल सिस्टम IIT नीट के बोर्ड ने मतलब क्वेश्चन पूछने का एक तरीका लगाया है कि अगर MKSQ सिस्टम या MKSC सिस्टम भी इसको हम लोग कर सकते हैं
तो ये Q चार्ज के लिए या C का मतलब कूलम होता है, कूलम भी चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। सो मोलर सिस्टम में Q इक्वल टू I इंटू T है, जबकि हम जानते हैं कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये ऑलरेडी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो I और T यानी करंट और टाइम के प्रोडक्ट से बनता है। फिर भी बोर्ड ने इसको फंडामेंटल की तरह ट्रीट करके हमसे कई बार सवाल पूछे हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे उसको। इसके बाद एक दूसरा है कि अ न्यू ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। ए न्यू ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या भाई? और नए शब्द ने ऐसा कोई नया फंडामेंटल नहीं दिया। फिर भी एग्जांपल जैसे मान लो कभी कभी कहा जाता है कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। कभी मतलब इस तरह का एक नए तरह का अरेंजमेंट आता रहता है और उसी अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुपिंग करके फंडामेंटल क्वांटिटी की टीम बनी है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें रखते हुए डायमेंशनल एनालिसिस में जाना है, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखने हैं। दैट इज थिंग, एंड इसको जो है हम लोगों को जस्टिफाई करना है। सो ओवरऑल यही सब बातें हैं। जैसे मान लो कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप बताइए, ये तो हम लोगों को पूरी तरह से पता है आर फंडामेंटल क्वांटिटी। वी डू नो व्हाट कि फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बट लेंथ टाइम तो है, लेकिन फोर्स तो फंडामेंटल नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या कहा कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल। तो अगर इस तरह की बातें कही गई है तो उस समय में इसको हमको एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है, और अगर ऐसा है तो डायमेंशनल फार्मूला में ये मौजूद रहना चाहिए। अब आइए हम कुछ सवाल पर आज करके आपको देते हैं, एंड आई होप कि आप उससे एंजॉय करेंगे और काफी अच्छी बातें हमने की है। सो बच्चे एक बार ध्यान से समझना, बहुत तसल्ली और काफी मेहनत के साथ, काफी प्रिकॉशन के साथ आपको समझ में चीजें आए, ये सोचते हुए सारे लेक्चर डिजाइन किए गए हैं, और इसका भरपूर फायदा उठाइए। कहीं से भी कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो आपके लिए मैं शेयर करता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। बातें हैं कुछ ऐसे, सम नीट क्वेश्चंस, कुछ बातें हैं आप लोगों की फरमाइश होती है कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कुछ शेयर होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। आप एक बार जब तैयार हो जाते हैं, वंस यू आर रेडी टू सॉल्व द चैप्टर्स, देन नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जितनी बताई हुई बातें सिर्फ वो अगर आपने याद रख ली तो कहीं से कोई शक वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट अस सी, एक क्वेश्चन में एम्स का लाता हूं आपके लिए। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एम्स, and the question is, in an electrical circuit, question is what? In an electric circuit, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। in an electric circuit containing L, C and R, L representing inductance, C representing capacitance, R representing resistance, ये मैंने डिस्कस कर दिया था। अब क्वेश्चन है कि which of the following does not depend, क्वेश्चन है does not denote
does not denote the dimensions of frequency। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। dimensions of frequency, ये है सवाल कि इनमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल, इसके ऑप्शंस हैं। पहला L and C, दूसरा है 1/√LC, and the third one is 1/RC, and D में R/L। ये 4 ऑप्शंस हैं और कहता है कि आप बता दीजिए कि इनमें से कौन जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सबसे तो पहले ये समझना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स कहलाता है। शुरू तो पहले यही से करते हैं हाउ टू सॉल्व, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना है। और जब टॉपिक में जाएंगे तो सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा, सब ये आपको मिल जाएगा आगे। ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ये आपको इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है, इक्वल टू 1/टाइम, दैट इज न्यू इक्वल टू 1/t। सो अगर मैं ये कहूं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, t⁻⁻1। ये तो पहले समझ कर लेते कि हमारा बेसिक क्या है, एक्चुअली हमारा नीड क्या है। हमको टाइम पीरियड का इनवर्स, टाइम का उल्टा इनवर्स ऑफ टाइम चाहिए, फ्रीक्वेंसी वही होती है। अब आप देखो कि अपने पास में L क्या है, इंडक्टेंस है, मैंने डायमेंशन बताया हुआ है इसका। C कैपेसिटेंस है, डायमेंशन बताया हुआ है इसका। एंड R रेजिस्टेंस है, इसका भी डायमेंशन मैंने शेयर किया हुआ है। इफ यू डू नॉट रिमेंबर तो इसको थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ, थोड़ा हिट कर देता हूँ, बाकी एनालिसिस आप ही करना है। और मैं सिर्फ इसलिए ये दे रहा हूँ कि आपको ये लगे कि इसमें कुछ होता नहीं है। डायमेंशन जो क्वेश्चन आप देखो, एग्जाम कितना बड़ा है M से, और क्वेश्चन कितना छोटा है आप देखिए। करना क्या है, इसको है सॉल्व करके एक बार देख लेना, ठीक है। ये तो आपको आगे चल करके टाइम कांस्टेंट L/R होता है, RC होती है, √LC होती है या MC, जो भी चीजें हैं ये सब चीजें आती है अपने आप, ये सभी टाइम कांस्टेंट होते हैं रिलेशंस में। लेकिन अभी यहाँ तो आपको उतना समझ में बात आएगी नहीं, इसके निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। देखो तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ L हम आपको लिख करके दे देते हैं। डायमेंशन ऑफ L जो है वो क्या है, वो है, ध्यान देना है, m L⁻2 t⁻⁻2 एंड i⁻²। ये देखिए ध्यान से, एक बात और भी यहाँ सीखने का मौका मिलेगा आपको। डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ये है आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन है m⁻⁻1 L⁻⁻2 t⁻4 एंड i⁻²। एंड रेसिस्टेंस का डायमेंशन है अपन के पास, वो है n L⁻2 t⁻⁻3 एंड i⁻²। अब यहाँ एक बात आप समझने की कोशिश करें। मैं एक बात और भी आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात मैं सिखा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब तीनों के तो डायमेंशन अवेलेबल है अपने पास। अब अगर मैं पहले टर्म में L और C को मल्टीप्लाई करता हूं, L और C को के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा वो आप चेक कर लेना। उसके बाद दूसरे टर्म में 1/LC को करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर ये इनमें से किसी का भी डायमेंशन 1/T नहीं आया, दैट इज योर ऑप्शन। सवाल कहता है कौन इसमें फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एंड आई होप कि हमने इसको करके भी आपके लिए मैंने लाया हुआ है ऑप्शन, आपके लिए शेयर कर देता हूँ। ये पहला ही टर्म है, यानी LC जो है ये आपका ऑप्शन है, ये आपको फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। दिस इज आंसर, मतलब ये सिर्फ एक नजर है आपके लिए। अब मैं आपको एक बात यहाँ बताऊं, जो मैंने MKSQ सिस्टम की बात की थी, देखो यहाँ पे करंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी करंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी करंट इन्वॉल्व है। तो अगर करंट यहाँ इन्वॉल्व है तो करंट को हमको हटा करके I
डायमेंशन ऑफ आई इक्वल टू क्यू और टी टू दी पावर -1। बोलो होगा कि नहीं? अगर उसके बदले में मैं ये सेट कर दूं यहाँ पर तो हमारा काम बन जाएगा ना। और यही काम करना होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा, बिल्कुल होगा। तो यही अगर Q हमारे पास आ जाए और करंट को उसमें से हम निकाल दें तो यही सिस्टम MKSQ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा डायमेंशन हो जाता है। और फिर वही बात जो है एग्जामिनेशन के बोर्ड को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उसको तो आपको उलझाना है। वो ये कहा था कि भैया बच्चा तो समझता है कि करंट फंडामेंटल है, चार्ज को मैं फंडामेंटल बताऊं तो चार्ज फंडामेंटल कहां से हो जाएगा? इसके टेंशन में वो अपना समय बर्बाद करे। मेन टाइम आपका इन्वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, वो उसका इंटेंशन है। आपको पहले इसके लिए मैं अलर्ट कर दे रहा हूं। एंड यू विल मेक नो एनी मिस्टेक इन योर एग्जामिनेशन। नाउ गो फॉर द सेकेंड वन। गो फॉर द सेकेंड वन। अगले क्वेश्चन को आप देखें। बहुत सारे क्वेश्चन है, सीबी भी सॉल्व कीजिए। 19 क्वेश्चंस आर देयर इन द बुक। आप एनसीईआरटी भी कीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के सेट्स भी जाएंगे बहुत सारे, बहुत व्यवस्था ध्यान से देखना उसको। AIPMT का क्वेश्चन एक शेयर कर रहा हूं मैं। AIPMT ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। अब देखो, डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इन द वेयर बता दिया है, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे तो खूब मजे से पढ़ेंगे, काफी लंबा डिस्कशन है और उसके बाद तो खैर लगातार है। एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ई जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें भी कोई परेशान होने की बात नहीं, सब इंटरेस्टिंग है। यानी ये डायमेंशन ही ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। एक्चुअली आपको जब आगे जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये कैपेसिटर के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है। अब आपको इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है मैं बता दूं, ये है ML2 T⁻² -2। बी में है ML⁻⁻1 T⁻²। ऑप्शन नंबर सी वी हैव ML2 T⁻⁻1। ऑप्शन नंबर डी वी हैव ML T⁻⁻1। Which one is the correct we can't say, but मैं आपको बताऊंगा। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशन मैंने पहले आपको शेयर किया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी किया हुआ है। You will be going through the calculation, then you will get any of these four, any one of these four ऑप्शन। लेकिन मैं आपके सामने बता दूं आपको कि देखो, सबसे बड़ा चीज है कि अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसका क्या स्पेशलिटी है वो मेरे को पता होना चाहिए। अगर वो मेरे को पता रहेगी बात तो फिर सवाल सॉल्व करने में कोई भी टाइम हमारा नहीं लगेगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है सॉल्यूशन के तौर पर, चूंकि मुझे मालूम है इसीलिए मैं आपको बता दूं। आप बेसिकली भी जा सकते हो, आपके पास दोनों डायमेंशन अवेलेबल है, प्रोडक्ट करके आप रिजल्ट लाओगे। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता, पता ही है आपको। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आप एनर्जी का डायमेंशन बता दो क्या होगा। इसलिए डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बता दो। डायमेंशन ऑफ एनर्जी ML2 T⁻⁻2 एंड वॉल्यूम लेंथ पर पावर 3 लेंथ का ये मल्टीपल है, सो L⁻3। व्हाट विल बी द रिजल्ट नाउ,
L to the power -1, T to the power -2. Any option you have? M L to the power -1, T to the power -2. 1 सेकंड में 4 मार्क ले लिया हमने। आप देखो APMT, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया वो एम्स का दिया। स्ट्रेंथ क्या, अगर जानते हैं तो कुछ भी नहीं, within 5 to 10 सेकंड we will solve it and getting the 4 marks। और मैंने पहले भी आपको बताया कि नीट के एग्जाम में टाइम सेविंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन किस लिए एम्स ने पूछा, बट आपको वही ये लगना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन के पास टाइम कितना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो स्पीड मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे तो अभी घुमान में घूमते रहते हैं, उनको लगता है कि मैं आज ही डॉक्टर हो गया, कल की कोई बात ही नहीं है। उनको ये नहीं लगता है, या किसी को लगना भी नहीं चाहिए, या इंशाअल्लाह सबको सफलता मिले, मैं ये क्यों कहूँ, लेकिन इतना समझना है कि बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस करने होते हैं। एंड देयर आफ्टर एग्जामिनेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे पूछने के लायक है ही नहीं, किस लिए पूछ दिया, बेवकूफ बनाता है, इतना बड़ा एग्जाम है, ऐसा क्वेश्चन क्यों। लेकिन वो बात नहीं है। आप एग्जाम में कितना सीरियस हो, कितना फास्ट हो, कितना स्पीड है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। एंड यू हैव टू गो थ्रू दोज ऑल स्टेप्स, देन यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। अदरवाइज रोड पर घूमते रहोगे और ऐसे ही मांस भात खा करके पूरा ढका करते रहोगे। कम फॉर द नेक्स्ट वन। एक फिर आपको शेयर करता हूं मैं, ये तो आपको करना है, और वो करना क्या है, इफ द एनर्जी E रिप्रेजेंट G to the power P, H to the power Q, C to the power R, where G is the gravitational constant, H Planck's constant, C is velocity of light, then value of P, Q and R। ये देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है, एक तरह से समझिए कि आपको करना, ये भी एम्स का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगेंगे आपको, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। कहते हैं इफ E इक्वल टू G to the power P, H to the power Q and C to the power R, दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन ने कहा कि E रिप्रेजेंटिंग एनर्जी जो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर पावर है, H Q है और C पर पावर R है। यहाँ पर G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थोड़ा मैं लिटरेचर कम कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लिटरेचर के चक्कर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाता है। H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको, ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और C आपका वेलोसिटी है लाइट का। देन कहता है कि P, Q एंड R का वैल्यू कितना होगा ये बता दीजिए। देन वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R, वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R, कुछ है नहीं इसमें, सबके डायमेंशन लिखने हैं आपको। एनर्जी का डायमेंशन लेफ्ट साइड में लेकर के सेम बेस के पावर को इक्वेट कर देंगे और P, Q, R की वैल्यू ले आएंगे। हालांकि मैं आपको ऑप्शन क्या दूं, मैं सीधे इसका आंसर कर देता हूं, आप आंसर ले लो इसका और अपने घर में इसको सॉल्व करके और तब जो है इसको करोगे तब मजा आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान देना इसका आंसर जो आएगा, आपको ऑप्शन भी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इसका आंसर मैं बता देता हूं, -1/2। ये किसके लिए, P के लिए, दिस फॉर P, और 1/2 दिस इज फॉर Q एंड 5/2 दिस इज फॉर R। एकदम टेंशन नहीं लेना है, ये सारा वैल्यू है इसका, ठीक है, आप कर लेना इसको। उसके बाद अब देखिए AIPMT का फिर एक क्वेश्चन है, AIPMT, वही जो मैंने बात कही थी आपको कि ये फंडामेंटल का ग्रुप है तो कैसे होगा, आइए देखते हैं उसको। क्वेश्चन है कि डायमेंशन इफ F, V एंड T, if F, V and T are taken
as fundamentals are taken as fundamentals, then what is the dimension of mass? Then what is the dimension of mass? This is the question. Then what is the dimension of mass? चीजें समझनी है। इसका मैं ऑप्शन नंबर ए है एफ वी टी टू दी पावर -1। ऑप्शन नंबर बी भी है एफ वी टी टू दी पावर -2। ऑप्शन नंबर सी एफ वी टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1। ऑप्शन नंबर डी एफ वी टू दी पावर -1 इंटू टी। अब यहां पर वही बात आ गई, आपने देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के टीम कौन है। द टीम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, आप खुद देख लीजिए, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अब आप बताइए कि ना तो फोर्स फंडामेंटल है ना वेलोसिटी फंडामेंटल है, ओनली टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि सवाल में क्या बोला, पर हमने नहीं पूछा। आप क्वेश्चन का एग्जामिनेशन का भी नाम देख लीजिए, सेंट्रल एग्जाम में आप पूछे गए हैं कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी मानूं तो मास का डायमेंशन क्या होगा। अब बताइए, सारा डायमेंशन मास लेंथ टाइम के फॉर्म में, अभी मास को ही डायमेंशन के लिए सेलेक्ट कर लिया कि विच वन इज द डायमेंशन ऑफ मास। मतलब इस टीम के अकॉर्डिंग मास फंडामेंटल नहीं है। और आप ये भी देख लीजिए कि वी हैव 4 ऑप्शन, क्वेश्चन में फोर्स, वेलोसिटी अवेलेबल, तो जिसको फंडामेंटल कहा हमने हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला में वो अवेलेबल होने चाहिए। कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा, ये सब बिल्कुल आपको सारे रिलेशंस फोर्थ एप्लीकेशंस के हैं, एकदम मजे से कीजिए। फोर्थ एप्लीकेशन सबसे ज्यादा रनिंग होता है, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन कुछ दिमाग नहीं लगाइए। लेट जिसका डायमेंशन उन्होंने कहा, तो आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसे लिखिए इक्वल टू, सीधा आप सीधे पढ़ दीजिए। चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट में प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी लगाएंगे तो वो डायमेंशन जैसे उसका कोई मतलब है नहीं। आपको जाना सीधा इस पे मास के डायमेंशन में, तो वो कांस्टेंट को, हालांकि एक स्टेप पहले आप ले सकते हैं कि मास ऐसे लेट एम प्रोपोर्शनल टू जितना है फंडामेंटल का सबको लिख दीजिए। कौन है भाई, एफ है, भी है और टी है, तो लिख दीजिए एफ टू दी पावर ए, v to the power b and t to the power c। abc का वैल्यू निकालना, बस कहानी बन गया हमारा। करना क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन ले आप लिखेंगे और m इक्वल टू, अब यहाँ कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, m l t to the power -2, इसके ऊपर पावर चला जाएगा a, भी है l t। ओरिजिनल डायमेंशन डालना है, यहाँ पे जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो डालना है। अब आप देखो इस सब का ओरिजिनल डायमेंशन मैंने डाला, सेम बेस के पावर को इक्वेट करेंगे, एबीसी का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में चाहें तो लिख सकते हैं क्या, m l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0 इक्वल टू m सिर्फ एक ही जगह पर है, m टू दी पावर a। उसके बाद l के आप देख लीजिए क्या होगा, a माइनस b, और t के लिए बात करो तो -2a प्लस c, सॉरी t के लिए अगर बात करो तो लंबा खुलेगा ये, t इक्वल टू -2a -b प्लस c हो गया। अब क्या होगा, सेम बेस पे पावर इक्वेट करेंगे, a का वैल्यू 1 आ गया, एक नंबर इक्वेशन है। b में देखो a - b इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन, और -2a - b प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। 3 अननोन 3 इक्वेशन जल्दी सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा वो तो निकालने के बाद मैं देख ही लेता हूँ। a का वैल्यू 1 है तो b का 1 आएगा, a1 b1 से यहाँ लंबा तो बढ़ेगा इसमें। c इक्वल टू कितना है बताइए, इसमें c इक्वल टू है b प्लस 2a, तो कितना होगा बताइए। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 अगर डालोगे इसमें
तो 3 हो जाएगा ना, 3 वाला कोई ऑप्शन नहीं है अपन के पास, सी का वैल्यू फिर तो 3 आ जा रहा है, सी का वैल्यू 3 आ जा रहा है। LT माइनस 1 और T माइनस 2A माइनस B प्लस C, माइनस 2A माइनस B प्लस C, और यहाँ पे T का वैल्यू 0, तो A का वैल्यू 1 और A माइनस B इक्वल टू 0, A का वैल्यू B के इक्वल, A का 1 तो B का भी 1, और C का वैल्यू B प्लस 2A, B प्लस में और 2A प्लस में, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि यहाँ 3 लगना चाहिए, C का वैल्यू तो मुझे 3 आ रहा है, C का वैल्यू 3 आ रहा है। ऑप्शन, लेट अस चेक द ऑप्शन। FV minus 1P, D is the option, D is the option, FV minus 1, mass, let us check once again, mass, force per power A, force, velocity and time, F per power A, velocity per power B और time per power C, तो M per power A, L पर पावर A और A, देखिए गलती यहाँ कर दिया ना हम लोगों ने, A प्लस भी आएगा ना, A प्लस भी आएगा ना, L पर पावर यहाँ B आएगा ना, वो एक बार ध्यान देने का होता है। L पर पावर B आ गया, और अब देखिए T के लिए बात करो तो T का वैल्यू यहाँ पर माइनस 2A और माइनस B और प्लस, अब देखिए यहाँ पर A प्लस B है, तो वैल्यू भी रिवर्स, A इक्वल टू माइनस बी, ए टू दी पावर, यहाँ से क्या मिलेगा, B इक्वल टू माइनस ए, दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस 1। यहाँ से देखो थोड़ी सी गड़बड़ी के चलते क्या हो गया था आपको, तो यहाँ पर C का वैल्यू B प्लस 2 है, तो B का वैल्यू माइनस 1 है, सो माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1, सो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू माइनस 1, C की वैल्यू 1, A की वैल्यू